हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रुक्मणी का सेट नंबर 7 प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। और सेट नंबर प्रैक्टिस जो यदि आपने सेट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 को नहीं देखा है तो कृपया आप जा कर के इस सेट का सीरीज को देखें। मैं सिर्फ जीके और जीएस का सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए बिना देर किए हम चलते हैं सेट प्रैक्टिस की ओर। प्रश्न नंबर पहला है कि बोला है कि खसावा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सी, कुश्ती। जो दादा साहेब जादव है, ये कुश्ती खेल से संबंधित है और ये ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओलंपिक रिकॉर्ड थोड़ा सा पहले, भारत का जो पहला ओलंपिक पदक जो विजेता है वो नॉर्मन प्रिचर्ड है। नॉर्मन प्रिचर्ड, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये एक धावक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत के पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अगर खिलाड़ी पूछा जाए तो इसका नाम आ जाएगा खसावा जादव। खसावा जादव, ये हो जाएंगे जादव हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। वही भारत के पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो भारतीय हॉकी टीम है और इसके कप्तान जो रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा रहे हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। साथ में यदि आपको जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी पूछा जाए तो कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा। यदि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक अगर कोई पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, जो कि एक निशानेबाजी खेल से संबंधित है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन से क्रम के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आर हरि कुमार जो है नौसेना अध्यक्ष हाल ही में बने हैं और ये 25वें नंबर के क्रम पर हैं। ये ध्यान रखेंगे। आपको सभी सेना अध्यक्ष का नाम याद रखना है। सभी सेना अध्यक्ष का मतलब हो गया कि एक नौसेना होंगे, एक वायुसेना होंगे, एयर कैप्टन होंगे, एयर सेना अध्यक्ष होंगे और एक थल सेना अध्यक्ष होंगे। तो आपको ध्यान रखना है आर हरि जो है नौसेना अध्यक्ष है। वही वायुसेना अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो विवेक राम चौधरी है। और वही यदि थल सेना अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। अब बात कर ले मनोज पांडे की तो याद रखेंगे ये 29वें क्रम का है, ये 27वें क्रम का है और ये 25वें क्रम का है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब के रूप में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ची यू जैन बन गया है। इस बातों को ध्यान रखना है। ची यू जैन यह एक भारतीय खिलाड़ी है। यह एक चीनी ताइपे लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2023 में पुरुष एकल विजेता बन गया है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत के कितने राज्य में सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। तो मैं आपको बता दूं भारत के जो 5 राज्य है जो बांग्लादेश से जुड़ा है। अब इन 5 राज्यों का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये 5 राज्य में कितने सीमा है। भारत के कुल जो है समुद्र तटीय सीमा की लंबाई अगर बात करें तो 6100, कुल नहीं जितने भी राज्य से लगे सीमा है वो आपको ध्यान रखना है 6100 है। इस बातों को ध्यान रखना है। और टोटल अगर आप बात करें तो टोटल आपका 7516 है सीमाओं से लगा हुआ राज्य। और यदि आप बात कर ले बांग्लादेश से तो आपको ध्यान रखना है टोटल 4096 बांग्लादेश से इतना किलोमीटर की सीमा लगता है। और बात करें कौन कौन से राज्य हैं
तो वे राज्य आपका है वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरे नंबर का हो गया त्रिपुरा, तीसरे नंबर का मेघालय, चौथे नंबर का मिजोरम, और आपको याद रखना है ये 4 नंबर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा 5वें नंबर का असम हो जाएगा। तो याद रखेंगे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और आपका हो जाएगा असम। इतने राज्य जो है बांग्लादेश से 4096 जो है मीटर सीमा लगाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात करें अगर स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा जो है ये भारत का जो स्थलीय सीमा है टोटल 15,200 जो है किलोमीटर है, इस बातों को ध्यान रखना है। और जलीय सीमा की बात कर ले तो टोटल जो है 7,516 किलोमीटर है, इस बातों को ध्यान रखना है। और बांग्लादेश से लगा हुआ है 4096 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। तो मिजोरम से जो है आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम से न जुड़ने वाली जो सीमा है वो मेघालय है, त्रिपुरा का लगा है, मणिपुर का लगा है, असम का लगा है, इस बातों को ध्यान रखें। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह के दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में लखनऊ में सूचित किया गया था और दौरा करने को कहा गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चंपारण आने के लिए जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा कहा गया था, गांधी जी को आमंत्रित किया गया था और यह जो है आमंत्रण दिया गया था 3 कट्ठिया प्रणाली, जो कि 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था, उसके लिए कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा अजय। ऑपरेशन अजय के द्वारा भारत के फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है। थोड़ा बात कर लेते हैं ऑपरेशन अल अक्सा का। तो ऑपरेशन जो अल अक्सा है, अल अक्सा ये जो है इजराइल पर हमला, जो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जो है ना के तहत इजराइल पर हमला किया गया है हमास के द्वारा। बात कर लेते हैं ऑपरेशन स्वॉर्ड्स का। तो स्वॉर्ड्स को भी याद रखेंगे, ये इजराइल के द्वारा हमास पर किया गया हमला इस ऑपरेशन के द्वारा किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को जो है हमला किया गया था हमास एक आतंकी संगठन है जो कि इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था। डेट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 8 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला एआई स्कूल केरल में लॉन्च किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक्यूरेट आंसर आपका केरल हो जाएगा। यह जो है ना सबसे पहले एआई स्कूल बना है और 8 से 12 तक के छात्रों के लिए बनाया गया है। तो 8 से 12 तक के छात्रों के लिए बनाया गया, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको ध्यान रखना है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत में ही दिए जाते हैं, जो कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। तो विश्व का यदि पूछेगा तो ऑस्कर है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका एक्यूरेट आंसर डॉक्टर जूलियस नायरे को दिया गया है। डॉक्टर जूलियस नायरे जो है तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति है, तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है ना इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेल्सन मंडेला को 2000 में यह पुरस्कार मिल चुका है
और वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार प्रेस गोरखपुर को जो है याद रखेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए दिया गया है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएंगे एन.आर. न्यायमूर्ति होंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको याद रखना है कि ये जो है अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं एवं भारतीय व्यापारी हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है एन.आर. नारायण मूर्ति जो है ये भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं। तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य में सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस सभी को शामिल किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे थोड़ा और आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में किया गया था। पियरे डी कुर्बिटियन ने किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा याद रखेंगे कि इस आदर्श वाक्य में कम्युनिस्ट शब्द 2021 में जोड़ा गया था। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 13। प्रश्न नंबर 13 बोला है कि किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है ना ब्रिटेन के यूके अचीवर्स ऑनर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक आपको ध्यान रखना है, आई डू व्हाट आई डू, याद रखेंगे। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बातों को भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपसे बोला है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने 2023 का चैंपियनशिप, कबड्डी का चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप जीत लिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस, तो याद रखेंगे प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। इस बार का जो थीम रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्स्ड द ओजोन लेयर एंड द रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इस बार का थीम रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूँकि अगला प्रश्न आपका मैथ का है, मैथ और रीजनिंग हम सॉल्यूशन अभी नहीं बता रहे हैं। यदि आपकी डिमांड होगी तो हम बता देंगे। ऐसे हम जीके और जीएस की ओर आपको ले चलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपको जीके जीएस की ओर ले चलेंगे। जीके जीएस जो है आपका, अगला जीके है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस एक के समय उपनिषद फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो याद रखेंगे शाहजहां के समय उपनिषद को फारसी में रूपांतरण किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। शाहजहां के समय जो है ना, दारा शिकोह को याद रखिए। दारा शिकोह एक सहिष्णु व्यक्ति था। दारा शिकोह धर्म के प्रति सहिष्णु था और इसी ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था। एक विद्वान व्यक्ति था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग बनाया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं को अनेक जो है ना
भाषाओं को फारसी में अनुवाद इन्होंने करवाया था। अकबर के काल हिंदी के साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया गया है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। लघु अकबर याद रखेंगे, लघु अकबर का संज्ञा लेनपुल ने दारा शिकोह के बारे में कहा है। मजल उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान दारा शिकोह को शाहजहां ने किया था। शाह ए बुलंद उपाधि प्रदान करने वाला शाहजहां है। और शाहजहां के शासनकाल को याद रखेंगे एक स्थापत्य का कला का स्वर्ण काल कहा गया है, वही चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा गया है। तो चलिए हम बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सुमेलित नहीं है। जहांगीर बल्ख युद्ध नहीं किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था, बाबर ने खानवा का युद्ध किया था और हुमायूं ने चौसा का युद्ध किया था। यह युद्ध जो है ना, यह युद्ध 1539 में 1639 में हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बाबर 1526 में 1527 में खानवा का युद्ध किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो सूरत जो है, सूरत का जो अधिवेशन हुआ था, इस समय कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया था। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे ये रास बिहारी घोष को बनाया गया था। एक रास बिहारी बोस होता है, याद रखेंगे, रास बिहारी बोस नहीं बल्कि रास बिहारी घोष। दादा भाई नौरोजी की बात कर ले तो यह 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में और लाहौर में 1893 में लाहौर में और 1906 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, इस बातों को ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर ले तो ये 1905 में का अधिवेशन बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। तो अशोक का जो सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है वो है आपका 13वां शिलालेख, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 13वें शिलालेख में जो है ना कलिंग विजय का वर्णन 261 बीसी में मिलता है। 261 बीसी में कलिंग विजय का वर्णन जो है ना 13वां शिलालेख में मिलता है। सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख को पढ़ने का जो श्रेय प्राप्त है वो जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। 1750 में पादरेठी पैंथलर ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख का पता लगाया था, तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अशोक का नाम सामान्यतः देव नाम प्रियदर्शी उपाधि दी गई है। अशोक के अभिलेख सहवाजगढ़ी मानसेहरा जो है लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। हालांकि अशोक के अधिकतर जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन सहवाजगढ़ी और मानसेहरा जो लिपि जो है शिलालेख का जो लिपि है वो खरोष्टी है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक का जो नृत्य है वो यक्षगान है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक में कुनीता, लाम्बी, कारगा, वीरा से लोक नृत्य है। वही जात्रा, बाउल, काही, ये सारे नृत्य वेस्ट बंगाल का है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और झोरा, गढ़वाली, कुमायूं इत्यादि उत्तराखंड के नृत्य है। वही धमान, छपेली और महू लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है 36 शास्त्रीय नृत्य ओडिशा किस देश की उपज है। तो याद रखेंगे
यह जो है ना ओडिसी नृत्य जो है ना उड़ीसा के उपज है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यह एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये शास्त्रीय नृत्य जो है याद रखेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। सत्रिया असम से संबंधित है। मोहिनी आट्टम और एवं कथकली केरल से संबंधित है। और कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात काहिरा और अलेक्जेंड्रिया ये नहीं है, याद रखेंगे। सुएज और काहिरा ये भी नहीं है। और वही बात कर लेते हैं कि सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज है। तो याद रखेंगे एक सईद है जो ये है उत्तरी द्वार पर, और एक दक्षिणी द्वार पर है पोर्ट सुएज है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। और पोर्ट सईद और सुएज किसी में नहीं दिया है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बृहद हिमालय और पीर पांजल के बीच जो है ना कश्मीर घाटी स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसकी औसत ऊंचाई याद रखेंगे 1600 मीटर है। और कश्मीर हिमालय में करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती होती है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 39 होगा। प्रश्न नंबर 39 आपसे बोला है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा दी है। तो शून्य आधार बजट की अवधारणा, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि शून्य आधार बजट की अवधारणा जो है आपको ध्यान रखना है, पीटर ए पायर ने दिया था। पीटर ए पायर ने शून्य आधार बजट का प्रतिपादन जो है 1970 में किया था। और लेकिन इसके विकास का श्रेय हिल्टन यंग को है। हिल्टन यंग को है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में जिमी कार्टर द्वारा शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। तो जिमी कार्टर को याद रखना है आपको। और जो विकास का जो श्रेय है वो आपको ध्यान रखना है हिल्टन यंग को है। वही पीटर ए पायर को शून्य आधारित प्रतिपादन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार द्वारा शून्य आधारित बजट का प्रारंभ किया गया था, जो कि 1983 में किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1986 में भारत में शून्य आधारित बजट को स्वीकार किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय बीपी सिंह थे। इस बातों को ध्यान रखना है। 1987-88 में कई विभागों के लिए पेश किए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है 40 में बोला है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है। तो भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई के मुख्य काम जो है मुद्रा का निर्गमन करना, रुपये सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा सरकार के बैंक के कार्य करना, बैंक के अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाना, साख का नियंत्रण करना, ये सब काम जो है मुद्रा का विनिमय करना, नियंत्रण करना, मुद्रा का भंडारण के परीक्षक एवं कार्य करना, ये सब कार्य आरबीआई का काम है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची द्वारा सूचीबद्ध है। तो इस बातों को ध्यान रखिए कि इसका आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा। और बात कर ले हम भारत के संविधान के भाग 4 की, तो भाग 4 के अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संवर्धन है। और 48 के क में आपको ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं वन्य जीव की रक्षा की बात कही गई है। बात करें अनुच्छेद 51 क की,
तो पैरा 6 में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन की बात किया गया है। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पहचाने कि भारत में कृषि संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 सही है। 1 में कह रहा है कि भारत में रबी फसल अक्टूबर और दिसंबर तक बोई जाती है, तो जी हाँ सही है। और भारत में बोला है कि औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, औस, अमन और बोरो। तो याद रखिएगा क्या क्या है, ओस है, अमन है और बोरो है, एक धान की फसलें हैं। इस बातों को ध्यान रखें। भारत में रबी फसल के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान नहीं, खरीफ फसल के दौरान उगाया जाता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए प्रेरित करने के लिए डैश के दौरा किया था। यानी कि बोला है कि कहाँ का दौरा उन्होंने 1917 में किए थे। तो 1917 में जो है उन्होंने, याद रखिए कि चंपारण का दौरा किए थे। चंपारण सत्याग्रह आपके भारत की धरती पर ये पहला सत्याग्रह था उनके लिए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण के किसानों की समस्या के लिए बताया गया था, अनुरोध किया गया था। और 1917 में सत्याग्रह उन्होंने चलाया। और 5 फरवरी 1922 में, याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड भी घटित हुआ। और महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 में जो है साबरमती आश्रम दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 को। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्होंने 1915 में जब अफ्रीका से लौट के आए थे तब किए थे। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगले प्रश्न बोला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का काल अनुक्रमिक व्यवस्थित कर लें। तो याद रखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ध्वज सत्याग्रह 1923 को हुआ था। और 1942 में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इस तरह से आप सजा सकते हैं कि इसका आंसर जो है पहले 1920 वाला हो जाएगा। 1920 में याद रखेंगे सबसे पहले 1919 वाला होगा, 1919 वाला होगा, फिर 1920 वाला हो जाएगा। तो अर्थात 1 के बाद 4 आएगा। देखते हैं 1 के बाद 4 किस में है, तो मात्र 1 ही बी में है, बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगले प्रश्न बोला है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होता है। तो भारत में खरीफ की बुआई जो होगा, आपको ध्यान रखना है, जून और जुलाई के महीने में किया जाता है। खरीफ फसल जो है, एक धान जो है ना खरीफ फसल है, इस बातों को ध्यान रखेंगे ये। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यह शुष्क वातावरण में होने वाला फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंग आता है, गन्ना आता है। ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका, अब ये मैथ का सवाल है। चूँकि मैथ का सवाल हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, मैथ का सवाल आपके डिमांड पर हम बताएंगे। अगले प्रश्न नंबर 61 है। देखिए प्रश्न नंबर 61 बोला है कि भारत के मृदा विस्तार का सही आरोही क्रम क्या है। तो घटते हुए क्रम को आपको बताना है, सबसे ज़्यादा वाला फिर सबसे कम। तो आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि 2 जगह जलोढ़, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ काली है, यहाँ लाल है। तो दूसरे नंबर पर जो भारत में आता है, याद रखेंगे कि दूसरे नंबर पर आपका भारत में लाल मिट्टी आता है, फिर काली मिट्टी आता है, फिर लेटेराइट मिट्टी आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 62 है। 62 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपा था। तो फजल अली आयोग ने 1955 में आयोग रिपोर्ट जो है ना प्रस्तुत किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे।
भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे, जिसमें एक फजल अली की अध्यक्षता थी, फजल अली की अध्यक्षता थी और एम पनिक्कर थे उसमें, और एच एन कुंजरू थे, एच एन कुंजरू थे। तो इन तीनों के मतलब सदस्य, इन तीनों समिति, तीनों सदस्य के रूप में मतलब एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाया था, जिसमें फजल अली के अध्यक्षता में, और उन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में सौंपा था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इस आयोग ने पुनर्गठन योजना हेतु 4 बड़े कारकों की पहचान की थी। ये पहला कारक बोले थे कि देश की एकता, सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण की जरूरत है, भाषा एवं संस्कृति की एकरूपता की जरूरत है, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क की जरूरत है। तो इस तरह से उन्होंने 4 चीज़ों को बताया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो आदर्श आचरण संहिता जो है, आपको ध्यान रखना है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है, इस बातों को ध्यान रखना है। इसमें आपको बता दें कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता इसी में है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम चुनाव विषयों के संबंध में है। भ्रष्टाचार और संलिप्त धर्म आधार पर वोट मांगने वाले लोगों के प्रति भेदभाव करने वाले के प्रति जो है, यह जो है कानून लागू किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न हम आपको बता दें, अगला प्रश्न बोला है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक में कल्याणकारी राज्य की बात किया गया है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और नीति निर्देशक जो तत्व है 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है, इस बातों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा एवं दर्शन भी कहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और भाग जो है, संविधान के भाग 3 जो है 12 से लेकर 35 तक वर्णन करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और संविधान के भाग 4 का जो क है वो अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले 1933 में प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ था पवित्र देश, जिसका अर्थ था पवित्र देश। चौधरी रहमत अली ने पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान के स्थानों पर पहले अक्षर जोड़कर सभी के PAK पंजाब, अफगानिस्तान, और K से कश्मीर, S से सिंध और तान से बलूचिस्तान को जोड़ करके पाकिस्तान शब्द बनाए थे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। तो भूटान का जो आधिकारिक भाषा है जोंगखा है, इस बातों को ध्यान रखना है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान पूर्वी हिमालय का एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश है, इस बातों को ध्यान रखना है। 2008 में भूटान में लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया है और सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक में वाला सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का पहला देश है। भूटान की पहल पर संयुक्त राष्ट्र UNO में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे, मतलब जो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं 20 मार्च को, ये भूटान के पहल पर ही किया गया था, इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद है, आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यूक्रेन कीव सही है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है जो है, और बोलिविया की राजधानी लापाज है, ये गलत है। इथोपिया जो है ना, लुसाका की राजधानी नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ जाते हैं।
लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सिंधी लिपि तो इसका जो है याद रखेंगे, इसका सही मिला है। सिंधी लिपि का संबंध जो है ना हड़प्पा से संबंधित है। मलयालम भाषा जो है आपको ध्यान रखना है, मलयालम भाषा कैराली मतलब केरल में है तो कैराली होगा लिपि, और तेलुगु कन्नड़ जो लिपि है ये आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश में है, और मैथिला लिपि जो है ना तिरहुत में है। तो इस तरह से आप मिला लेंगे 1 का 4 और 2 का 3 किस में दिया है, 1 का 4 2 का A का 4 B का 3, तो ये है आपको ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आयमानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में है। तो आयमानाम जो है आपको प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है, और यह जो है आपको ध्यान रखना है ये केरल में है। और इस बातों को ध्यान रखना है कि केरल का कोट्टम जिला में पड़ता है, और यह पंचायत वार्डों डिजिटल रूप से सशक्त बनने वाला देश का महत्वपूर्ण कदम है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है BR मेहता को कहा गया है, बलवंत राय मेहता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही प्रथम बार त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, और 1952 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, और 1913 में जो है ना बेहतर ढंग से जांच करके इन्होंने हर जगह अच्छे कार्य किए हैं। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पहली बार इन्होंने ही किया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको हम PQLI कहते हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैरिस डी मैरिस। याद रखेंगे मैरिस डी मैरिस के द्वारा जो है विकसित किया गया है। महबूब उल हक को याद रखेंगे, ये मानवाधिकार से संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखना है। इन्होंने बात कर लेते भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है, और साक्षरता है। तो इस तीनों को जो है ना इन तीनों को लिया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 72। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधा का सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचारी प्रणाली को सुधारना। उपरोक्त सभी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचायती योजना का सामान्य प्रारूप तय करता है नहीं, पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन देखरेख करता है नहीं, ये जो है ना राष्ट्रीय योजना के समीक्षा करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि किस सरकार में विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों सम्मिलित हैं। तो बोला है कि इनमें से कोई नहीं, बोला है किस में सम्मिलित है। तो ग्राम सरकार में, केंद्र सरकार में तो न्यायपालिका अलग है, स्वतंत्र किया गया है। राज्य सरकार में भी न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है। तो ग्राम सरकार में आपको ध्यान रखना है ग्राम कचहरी उसी में सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर एक्यूरेट सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों को एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया। तो सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
कहाँ पे शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना है, इटावा और गोरखपुर में शुरू किया गया था। 1948 में ही शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, प्रश्न नंबर आप जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 90 से होगा। तो चलते हैं 90 प्रश्न की ओर। 91 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 91 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश के थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? तो थल सीमा जो है ना भारत के साथ नहीं जुड़ा है, तो श्रीलंका जल सीमा से जुड़ा है। एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा भूटान। भूटान से भारत में सीधे प्रवेश करती है मानस नदी। इस बातों को ध्यान रखना है। तिब्बत से निकलने वाली यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो बृहत हिमालय में एक महाखंडक का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह जो है आपको ध्यान रखना है, भारतीय जो मुद्रा है ये 2010 में अपनाया गया है नया मुद्रा। इसको जो तैयार करने वाला है डी उदय कुमार आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने तैयार किया था। रुपये का जो डिजाइन है देवनागरी के र और लैटिन के कैपिटल लेटर आर का मिश्रित रूप है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आर जो है लैटिन है, वही र जो है ना देवनागरी का है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न है आपका कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार वर्णित है 29 और 30 में वर्णित है। हमारे संविधान के में कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, 7 के थे जिनमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, जिसमें से 29 और 30 सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार का वर्णित करता है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 जो है वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाता है। 28 नंबर धर्म विशेष मतलब जो भी सरकारी सहायता ले रहे हैं वो धर्म विशेष नहीं रहेंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता है, आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सुभाग सिंह। 1952 में प्रथम लोकसभा का जो है ना गठन हुआ था 1952 में, और पहले बार जो है अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर बने थे, और जो विपक्ष के नेता बने थे वो राम सुभाग सिंह बने थे। और मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल जो है आपको अगर पूछा जाए तो 1977 में पहली बार जो है ना मान्यता मिली थी विपक्षी दल के, वे बने थे वाईवी चौहान। वाईवी चौहान बने थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न बोला है कक्षा में सबसे पीछे बेंच बैठा विद्यार्थी श्यामपट। सॉरी ये रीजनिंग का सवाल है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आगे हम बढ़ेंगे। नहीं रीजनिंग का नहीं, साइंस का है। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तकों में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता, अर्थात नज़दीक में नहीं देख सकता है, दूर में देख सकता है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा वो विद्यार्थी का नेत्र निकट बिंदु उसके दूर हो गया है, मतलब निकट बिंदु जो है ना दूर हो गया, जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
आपको ध्यान रखना है आंद्रे मैरी एम्पियर ने सुझाव दिया था। थोड़ा बात कर लेते हैं हम इससे पहले वाले प्रश्न को। तो इससे पहले वाले प्रश्न जो है आपको ध्यान रखना है एक मायोपिया होता है, मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक हाइपर मेट्रोपिया होता है जिसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, वही दूर दृष्टि के उपचार के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। एक अबिंदुकता होता है, अबिंदुकता जिसका क्षैतिज तल खराब हो जाता है, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही बात कर ले अगर एक होता है जारा दृष्टि जिसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका उच्च त्वचा, उस त्वचा का नाम बताइए उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। 287 है तो इस तरह से 8 2 10 17 17 किसका परमाणु संख्या है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बोला है अगला प्रश्न अब है आपका 100 पर। 100 में देखिए यह बोला है यदि मटर के गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो याद रखिएगा F1 के बीज गोले और पीले रंग के होंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका बोला है कि घरेलू साधित्रों को लघु पथन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जो है ना फ्यूज का उपयोग करना। फ्यूज जो है ना लघु भारण से बचाता है, या जिस समय लघुपथन होता है उस समय ये खुद जल जाता है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि शुष्क छी को मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सूखा रोग किसके कारण हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से। रक्त में जो है ना रक्त थक्का किसके कारण नहीं बनता है, तो के की कमी से। रतौंधी किसके कारण से हो जाता है, तो ए की कमी से। स्कर्वी किसके कारण हो जाता है, तो सी की कमी से हो जाता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा 103। 103 नंबर जो प्रश्न है आपका देखिए 103 में बोला निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखेंगे जो अधातु होंगे वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो जिसका परमाणु क्रमांक 12 है तो उसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 8 2 हो जाएगा। तो ये तो धातु हो जाएगा। इस तरह से जिसका 3 है वो भी धातु होता है। परमाणु क्रमांक 3 वाला जो है धातुए होगा। और 19 वाला को अगर हम बात करें तो 2 8 8 तो हो जाएंगे 10 8 18 1। तो इस तरह से आपको ये धातु मिल गया, ये भी धातु मिल गया, ये भी धातु मिल गया। तो ये परमाणु क्रमांक 7 वाले जो है ना अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। तो इस तरह से हम ढूंढ लेते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 104 बोला है कि वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, या पृथ्वी के चक्कर लगाने से, या दाब प्रवणता से, या तापमान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब प्रवणता से। इस बातों को ध्यान रखना है। प्रकाश के 7 रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है ना इस घटना की खोज की गई थी। इस बातों को ध्यान रखना है। आइजैक न्यूटन जो है ना पहली बार जो है ना इसका खोज किया था 1666 में। आर्किमिडीज की बात कर ले तो आर्किमिडीज ने जो है आपको ध्यान रखना है उत्प्लावन के सिद्धांत की खोज किया है। और मेंडलीफ ने जो है याद रखेंगे कि इसने आनुवांशिकता की खोज किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर मोसले की, तो इसने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज किया है आनुवांशिकता का। मेंडलीफ किया है आवर्त सारणी की खोज। इस बातों को ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 120। 120 में क्या बोला है, चलिए 120 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है अब होगा 120।
120, 120, 120 भी रीजनिंग है, इस बातों को ध्यान रखना। 121 ही होगा, 121। बोला है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं की सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, सही क्रम जो होगा इसका आंसर हो जाएगा परागन होगा पहले, फिर निषेचन होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर नवोद्भिद होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक है? तो विद्युत का जो सुचालक है, आपको ध्यान रखना है, विद्युत का कुचालक है, सॉरी सुचालक नहीं, सुचालक तो एल्युमिनियम भी है, तांबा भी है और ये भी है। तो प्लास्टिक जो है ना विद्युत का कुचालक है। दलदल एवं धान के खेतों इनमें से कौन से उत्सर्जित होता है? तो धान के खेत और दलदल मैदान में जो है ना मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव बढ़ते हैं? तो घाव अत्यधिक रक्तस्राव कमी से किसके कारण हो जाता है? तो विटामिन जो है आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। विटामिन के की कमी से रक्त का स्राव, थक्का नहीं बनता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि जंतु के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उन्हें विशिष्ट जल संवहन नल तंत्र पाया जाता है जो उनके चालन में सहायक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो भू स्थिर कक्षा की जो ऊंचाई है आपको ध्यान रखना है 36,000 लगभग है, लेकिन 35,786 दिया है, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। अगला बोला है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है आपको पावर थर्मल प्लांट के जरिए होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? अब यहाँ नहीं पे बोला है तो याद रखेंगे, जहाज़ों को पनडुब्बी से संबंधित, तो पनडुब्बी से आर्किमिडीज का सिद्धांत है। हाइड्रोमीटर भी है, इलेक्ट्रोमीटर भी है। हवाई जहाज़ के पंखों के डिजाइनिंग, तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हवाई जहाज़ के पंखों का डिजाइनिंग बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। इस बातों को ध्यान रखना। छप्पर का उड़ना भी बर्नौली प्रमेय को ही दर्शाता है। आंधी तूफान के समय छप्पर कभी कभी उड़ जाता है, तो ये भी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत है। तो अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न बोला है कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ जिसको हम ईईजी का बोलते हैं, इसको प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ईईजी का मतलब होता है, एक होता है ईईजी या एक होता है ईसीजी। तो ईसीजी हृदय के लिए होता है और ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एप्लेसी के पहचानने के लिए होता है। एप्लेसी जो है ना मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क में पहचानने के लिए, हृदय के लिए ईईजी होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमता है, यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था बोहर, नील बोहर ने कहा था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नील बोहर का यह सिद्धांत है कि परमाणु के जो है ना केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ना बिना ऊर्जा खोए चारों ओर वृत्ताकार रूप में घूमता है। आगे बोला है पौधे में इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो मिट्टी से प्राप्त होने वाला जो पोषक तत्व है आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधे में वृद्धि और विकास के लिए 17 प्रकार के कुल आवश्यक तत्व चाहिए। इस बातों को ध्यान रखना है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है मुख्य पोषक तत्व के रूप में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास चाहिए। द्वितीय पोषक तत्व के रूप में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। वही सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आपको ध्यान रखना है लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और Cl हो गया। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो बढ़ते हुए क्रम में आपका कार्बन परमाणु है वो आपका है, ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा एरिथ्रोज, जिसको जाइलोज और मैग्नोज, मतलब सबसे एरिथ्रोज चाहिए, उसके बाद जाइलोज चाहिए, उसके बाद मैनोज चाहिए। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है
जाइलोज का जो अणुसूत्र है, इस बातों को ध्यान रखना। थोड़ा एरिथ्रोज का बता दें। एरिथ्रोज का जो अणुसूत्र है C4H8 और O4 होता है। वही जाइलोज का जो अणुसूत्र है C5H10 और O5 होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है, अगले प्रश्न नंबर है 133 में बोला है सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग के लाल रंग की ओर, तो लाल रंग की ओर याद रखेंगे विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक घट जाता है। बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर विचलन जो है बढ़ेगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घट जाता है। तो इसमें बोला है लाल रंग से विचलन घट जाता है, लाल रंग की ओर, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो बोला है कि लाल से बैगनी की ओर जा रहे हैं, तो लाल से बैगनी की ओर जा रहे हैं तो कौन सा सही हो जाएगा? बैगनी से लाल की ओर जा रहे हैं, तो बैगनी से लाल की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है विचलन घटेगा और अपवर्तनांक बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद बोला है कि नीचे दिए गए आहार श्रृंखला को मान लीजिए कि चौथी पोषी स्तर पर है, तो ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होंगे। तो याद रखिए कि उत्पादन स्तर पर जो है जो ऊर्जा होगा प्रत्येक बार 10 गुना हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है ना 5000 किलो जूल हो जाएगा, कैलोरी जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आहार श्रृंखला के बारे में, थोड़ा आहार श्रृंखला पर चर्चा कर लेते हैं। आहार श्रृंखला के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि आहार श्रृंखला में इस तरह का पिरामिड बनता है जिसमें ये जो है पोषी स्तर होता है, इसके ऊपर उत्पादक होता है, इसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसके ऊपर जो है ना द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक होता है। इस तरह से घटते हुए जा रहा है। तो जो बोला है कि चौथी पोषी स्तर पर कितना होगा, तो चौथे जो पोषी स्तर है यही होगा सबसे ऊपर। यहाँ पे जो होगा याद रखिएगा कि पहले सबसे नीचे स्तर पर उपलब्धता, बाज को उपलब्ध ऊर्जा 5, यहाँ 5 kg है, तो ये हो जाएगा फिर 50 kg, 10% घट जाएगा। इस तरह से 10% करते हुए आपको ध्यान रखिएगा नीचे जो सबसे नीचे आएगा 5000 की कैलोरी जूल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है कि बालों के रंग के लिए कौन उत्तरदायी है, तो बालों के रंग के लिए मेलानिन उत्तरदायी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला बोला है कि निम्नलिखित में सार्थक क्रम में सजाइए, तो यह एक रीजनिंग का सवाल है, आपको ध्यान रखना है। अब रीजनिंग के सवाल ही बचे हैं। तो इस तरह से ये जीके जीएस का जो है प्रश्न खत्म हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि मैं सारे सेट्स आपको करा दूं जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे हों। जय हिंद, जय भारत।